Hello students, welcome or welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your exams. So here I am with class number 7 for the professional students for risk management, जो कि 20 मार्क्स का टॉपिक है. अभी तक सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं ऑलमोस्ट, जो 6 क्लासेस हैं. अगर आपने नहीं देखी तो ESG रिविजन सीरीज़ में जाके वो आप देख सकते हो, राइट. सो व्हाट अबाउट क्राइसिस मैनेजमेंट. आज का टॉपिक है क्राइसिस मैनेजमेंट. ठीक है, अब रिस्क मैनेजमेंट है. रिस्क इज़ व्हाट किसी चीज़ की वल्नरेबिलिटी होना, किसी चीज़ का नुकसान ना हो जाए. इज इट रिलेटेड टू क्राइसिस, राइट. तो क्राइसिस क्या होता है? क्राइसिस भी कुछ ऐसा ही होता है. क्राइसिस क्या होता है? कोई मतलब मिस हैपनिंग हो जाना, कोई ऐसी चीज़ आ जाना, कोई तकलीफ आ जाना, एंड दैट इज़ ऑलवेज एंड ऑलवेज रिलेटेड टू रिस्क. सो क्राइसिस मैनेजमेंट कैसे करी जाती है? अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई क्राइसिस आ जाए, इट कुड बी एनीथिंग. इट कुड रिलेट टू गवर्नमेंट पॉलिसी ऑल्सो, इट कुड रिलेट टू चेंज ऑफ कस्टमर प्रेफरेंस ऑल्सो, इट कुड रिलेट टू समथिंग that has been done by the competitor. It could be anything. तो सडनली जब क्राइसिस आ जाता है तो करना क्या है? जब क्राइसिस आते हैं तो दो चीज़ों पे फोकस करना है. नंबर वन, ऑर्गेनाइजेशंस प्रोसेसेस, राइट. ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस पे फोकस करना है. नंबर टू, स्ट्रैटेजी बेस्ड अप्रोच, राइट. सो नंबर वन, ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस पे जो है यू हैव टू रिलाई, एंड नंबर टू, यू हैव टू टेक अ स्ट्रैटेजी बेस्ड अप्रोच. तो ये दो चीज़ें हैं जिन पे आपने ध्यान देना है रिगार्डिंग क्राइसिस मैनेजमेंट. तो अगर क्राइसिस मैनेजमेंट आपने करनी है तो ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस चेक करो और स्ट्रैटेजी बेस्ड अप्रोच लो, राइट. मतलब आपके, बिकॉज देखो कहीं ना कहीं रिस्क मैनेजमेंट हमें यही सिखाता है, नो रिस्क नो रिटर्न. ठीक है, हमने लास्ट क्लास में इंटरनल चेक और इंटरनल कंट्रोल के बारे में पढ़ा था. तो अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस बढ़िया तरीके से चल रहे हैं तो सब सही चलेगा. आप रिस्क भी मैनेज कर लोगे, आप क्राइसिस भी मैनेज कर लोगे. दूसरी चीज़, आपकी जो अप्रोच है वो हमेशा स्ट्रैटेजी बेस्ड होनी चाहिए. ऐसा नहीं है, अच्छा और पता है क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि आज क्राइसिस आ गया और हमने डिसीजन ले लिया. ज़िंदगी में भी क्राइसिस आ जाए ना तो इतनी जल्दी हम फैसला नहीं ले पाते. यहाँ ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, बहुत सारे लोगों का पैसा इन्वॉल्व है, बहुत सारे लोगों की जो है इंटरेस्ट इन्वॉल्व है. तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. सो स्ट्रैटेजी बेस्ड अप्रोच रखो. किस चीज़ के लिए? फॉर आइडेंटिफाइंग एंड रिस्पॉन्डिंग. ये दोनों चीज़ें हमें करनी है ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें और रिस्पॉन्ड कर सकें. किस चीज़ को? टू अ थ्रेट. जो भी क्राइसिस, जो भी थ्रेट लेकर के आ रही है, जो भी डेंजर लेकर के आ रही है कि ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगी या ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ छोड़ के चले जाएंगे, जो भी डर, जो भी मतलब कि वो डेंजर लेकर के आ रही है, उसे आइडेंटिफाई करना और कैसे रिस्पॉन्ड करना, राइट. नंबर टू, एन अनएंटिसिपेटेड इवेंट. अनएंटिसिपेटेड मतलब फॉर विच वी वर नॉट रेडी इनफ, राइट. वी वर नॉट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोविड के लिए कभी हम रेडी ही नहीं थे. कोविड के लिए वी नेवर थॉट दैट इट विल टेक सच अ लॉन्ग टाइम. अब जैसे कोविड आया था, इट वॉज कम्प्लीटली अनएंटिसिपेटेड. मुझे याद है शुरुआत में हमें लग रहा था 10 दिन का लॉकडाउन है, 15 दिन का लॉकडाउन है, सब ठीक हो जाएगा. इट वॉज सच अ क्राइसिस जो हमने अपनी ज़िंदगी में देखा, एंड वी वांट कि कभी भी मतलब हमारी आने वाली जनरेशंस कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम ना देखें. एंड थर्ड, एनी नेगेटिव डिसरप्शन. उससे हुआ क्या? वो अचानक से आया, नेगेटिव डिसरप्शन हो गई, लोगों की नौकरियां चली गई, ऑफ कोर्स पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स. लोगों की पूरी ज़िंदगियां जो है हिल गई, उनकी सेविंग्स हिल गई, मतलब देयर वाज अ लॉट. तो इस चीज़ के लिए हमें रेडी रहना पड़ता है, राइट. क्राइसिस मैनेजमेंट क्या होता है? क्राइसिस मैनेजमेंट का मतलब है कि जैसे ही क्राइसिस आए, ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस पे फोकस करो और स्ट्रैटेजी बेस्ड अप्रोच रखो. किस चीज़ के लिए? ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ और रिस्पॉन्ड कर पाओ. किस चीज़ को? टू अ थ्रेट. थ्रेट इज अ काइंड ऑफ डेंजर. आप थ्रेट को रिस्पॉन्ड कर पाओ. सेकेंड, टू एन अनएंटिसिपेटेड इवेंट. फॉर एन इवेंट विच वॉज नॉट लाइक you haven't anticipated it, right. And number 3, to any negative disruption. That किसी भी negative disruption को उन्हें identify करना and respond करना is very important with a potential to harm. अब crisis आया है, crisis definitely किस किस को harm कर सकता है? people में आपके customers भी आते हैं, आपके employees भी आते हैं, आपके creditors भी आते हैं, सबको harm कर सकता है. property, कुछ भी ऐसा हो सकता है कि आपको असेट्स बेचने पड़ सकते हैं, आपकी प्रॉपर्टी जो है डेंजर में आ सकती है. एंड बिजनेस के प्रोसेसेस, गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल गई तो बिजनेस के प्रोसेसेस बदलने पड़ेंगे. तो क्राइसिस मैनेजमेंट अपने आप में ये पूरा प्रोसेस है. क्राइसिस मैनेजमेंट, जब क्राइसिस आ जाए तो उसे कैसे मैनेज करना है, ऑर्गेनाइजेशंस के प्रोसेस पे फोकस करो. नंबर 2, स्ट्रैटेजी बेस्ड अप्रोच रखो. कैसे, क्या करना क्या है, आपने आइडेंटिफाई करना और रिस्पॉन्ड करना है. किस चीज़ को? टू अ थ्रेट. एक थ्रेट को आप आइडेंटिफाई करो, रिस्पॉन्ड करो. अनएंटिसिपेटेड कोई इवेंट है, मतलब यू आर नॉट रेडी इनफ फॉर दैट इवेंट,
उसे देखो, या एनी नेगेटिव डिसरप्शन। ये तीन चीज़ें होगी विद अ पोटेंशियल टू हार्म, जिसमें इतना पोटेंशियल है कि वो हार्म कर सके। किस चीज़ को? पीपल को, लोगों को हार्म कर सके, प्रॉपर्टी को हार्म कर सके, या बिजनेस प्रोसेसेस को हार्म कर सके। इन चीज़ों को मैनेज करने को हम कहते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट। ठीक है, अल्टीमेट गोल क्या होता है क्राइसिस मैनेजमेंट का? हम कहते हैं भाई देखो, जो रिस्क मैनेजमेंट का गोल होता है वही क्राइसिस मैनेजमेंट का गोल होता है। नंबर 1, टू लिमिट द हार्म एंड हेल्प द इम्पैक्टेड बिजनेस टू रिकवर स्विफ्टली। हमें हार्म को सबसे पहले लिमिट करना है। जो हो पाया लोगों ने कोविड में किया, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम करना स्टार्ट कर दिया। आईटी वाले तो सर्वाइव कर गए, लेकिन जो पर्सनल सर्विसेज होती है वो नहीं सर्वाइव कर पाई। ठीक है, गवर्नमेंट्स आ गया, गवर्नमेंट्स ने भी कहा, लेकिन ऑफ कोर्स देयर वाज अ हार्म जो लिमिट नहीं हो पा रहा था। हम उसको कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो पर नुकसान को लिमिट करना ज़रूरी है, नंबर 1। और बिजनेस को स्विफ्टली रिकवर होना ज़रूरी है। Businesses can't afford to stop. Let me tell you, it was COVID that made it like that, but otherwise businesses can't afford to stop. मैं हमेशा एक चीज़ बताती हूँ, अगर आप कॉस्ट पढ़ोगे या पढ़ के आए हो या कभी पहले पढ़ी हो, आपको पता होगा बिजनेस का एक एक सेकेंड, एक एक मिनट पैसा इन्वॉल्व करता है। वो आपकी लेबर की कॉस्ट है, वो आपके टाइम की कॉस्ट है। तो हमें फटाफट उसे रिकवर करना है। तो जब भी कोई क्राइसिस आए, पहला गोल होता है कि हम हार्म को लिमिट करें, हार्म को कम करें और बिजनेस को रिकवर करें। राइट, हार्म को लिमिट करें और बिजनेस को रिकवर करें, नंबर 1। नंबर 2, बिजनेस पब्लिक रिलेशंस फॉर अ कॉर्पोरेशन में बेनिफिट। राइट, तो जो भी आपका पीआर है, क्राइसिस के टाइम पे उन्हें बुलाओ, आस्क फॉर हेल्प। बहुत टाइम्स आप देखते हो जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, अगर वो बंद होने वाले हैं या उसमें कोई भी चेंजेस होते हैं, तो वो हमेशा पीआर के लिए हेल्प मांगते हैं। राइट, वो लोगों की हेल्प मांगते हैं, वो इन्फ्लुएंसर्स की हेल्प मांगते हैं, वो उन लोगों की हेल्प मांगते हैं जिन्हें वो जानते हैं। सो क्राइसिस मैनेजमेंट का बेसिकली गोल होता है नंबर 1, हार्म को लिमिट करना और रिकवरी फटाफट से हो जाए बिजनेस की। एंड नंबर 2, पीआर जो है कॉर्पोरेशन का, उसको बेनिफिट करो। मतलब जस्ट यूज इट। क्राइसिस इज नॉट समथिंग कि हम उसको वेलकम करके बैठे हैं। एंड ऑल्सो क्राइसिस इज नॉट समथिंग कि हम बैठे हैं हाँ भाई अपने आप चला जाएगा। अपने आप तो वो चला ही जाएगा, पर जब वो अपने आप जाएगा तो बहुत सारा नुकसान करके जाएगा। लेकिन जब हम उसको अपने जोर से या कोशिश करके यहाँ से भगाएंगे तो फिर वो जल्दी चला जाएगा। दैट इज द डिफरेंस। राइट, दैट इज द मेजर डिफरेंस। अब टाइप्स ऑफ क्राइसिस होते हैं। एक होता है नेचुरल डिजास्टर्स, देन टेक्नोलॉजिकल क्राइसिस, ऑर्गेनाइजेशनल मिसडीड्स, कॉन्फ्रंटेशनल क्राइसिस, आई एम सॉरी, एंड र्यूमर्स। नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। एक्ट ऑफ गॉड टॉट में हम पढ़ के आते हैं, और ये सबसे ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होता है। सबसे ज़्यादा हमें नहीं पता कब अर्थक्वेक आ जाए, हमें नहीं पता तो कब सुनामी आ जाए। मतलब समथिंग लाइक अर्थक्वेक, कभी भी किसी को भी नहीं पता होता। हमें नहीं पता फ्लड्स आ जाए। तो ये एक्ट ऑफ गॉड है और ये स्पॉन्टेनियसली होता है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। ये सबसे अजीब चीज़ है कि एकदम से स्पॉन्टेनियसली होगा। एकदम से फ्लड्स हो गए, अर्थक्वेक्स आ गए, सुनामी, स्टॉर्म्स, ड्रॉट्स, ये एकदम से आते हैं। एंड ट्रस्ट मी, फॉर मैनेजमेंट टू हैंडल इट becomes very very difficult। मैनेजमेंट के लिए इसको हैंडल करना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो यू रियली नीड टू टेक केयर ऑफ दिस कि आप इसे कैसे एंटिसिपेट करते हो, बिकॉज नेचुरल डिजास्टर इज समथिंग जो अचानक से आ जाएगा, जो एकदम से आ जाएगा, बिकॉज दिस इज एक्ट ऑफ गॉड। ठीक है, ये एक्ट ऑफ गॉड है, किसी का कंट्रोल तो है नहीं इसके ऊपर। तो जब किसी का कंट्रोल नहीं है तो डेफिनेटली इट विल कम एनी टाइम। ठीक है, वो किसी भी वक्त आ जाएगा, किसी भी टाइम पे आ जाएगा। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये जो एक क्राइसिस है वो बहुत अजीब है। राइट, ये जो एक क्राइसिस है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अजीब है। रीज़न बीइंग, इसके लिए आपको प्लानिंग का कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, इसके लिए आपको नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना। अब अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, आपने रिसोर्सेज अरेंज करे होंगे, लेकिन कितने रिसोर्सेज अरेंज करे होंगे, या क्या रिसोर्सेज अरेंज करे होंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें देखनी पड़ती हैं। ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी कि हाँ भी नेचुरल डिजास्टर है तो हम उसे कैसे मैनेज कर रहे हैं। राइट, नंबर 2, टेक्नोलॉजिकल क्राइसिस। आजकल दूसरे टाइप का बड़ा कॉमन क्राइसिस है टेक्नोलॉजिकल। टेक्नोलॉजी आज के टाइम में वैसे ही बिजनेस का पार्ट एंड पार्सल है। हमें पता है टेक्नोलॉजी के बिना तो कुछ हो नहीं सकता, और टेक्नोलॉजी अगर प्रॉपर्ली यूज़ नहीं हो रही है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, जैसे कि डाटा ब्रीचेस, डाटा का खो जाना। इसलिए एक टॉपिक हम करते हैं डाटा गवर्नेंस, हम वो भी करते हैं। ठीक है, मालवेयर आ जाना, स्पाईवेयर हो जाना, ये सारी चीज़ें देखनी ज़रूरी है। डाटा ब्रीचेस तो नहीं हो रहे, मालवेयर तो नहीं है, स्पाईवेयर तो नहीं है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं ताकि हम टेक्नोलॉजिकल क्राइसिस से बच पाएँ। इन दिस केस मैनेजर्स शुड बी वेल इन्फॉर्म्ड सो दैट एनीथिंग गोज रॉन्ग दे शुड टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन टू लिमिट डैमेज। मैनेजर्स को फटाफट आपको बताना पड़ेगा कि ऐसा कुछ हो गया, ताकि अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाती है तो फटाफट से एक्शन ले पाए, बिकॉज एक्शन इज एवरीथिंग।
क्राइसिस मैनेजमेंट में, रिस्क मैनेजमेंट में हमने एक चीज़ सीखी है कि आप फटाफट से एक्शन लोगे तभी खुद को बचा पाओगे, राइट। अगर तुम बैठे हो कि हाँ ठीक है यार देखेंगे, जब होगा तब होगा, क्या होता है कैसे होता है, देन यू आर रिस्किंग योर सेल्फ फॉर अ लॉन्गर टर्म। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा लाइक एक इनसेपरेबल पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन का। टेक्नोलॉजी एक पार्ट एंड पार्सल है, अगर उसे तरीके से नहीं यूज़ किया, जितने भी फ्रॉड्स आज होते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू होते हैं, डाटा ब्रीचेस होते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू होते हैं, मैलवेयर, स्पाईवेयर, इन चीज़ों के थ्रू होते हैं। मैनेजर को इन्फॉर्म करो, फटाफट से मैनेजर को इन्फॉर्म करो ताकि वो स्ट्रॉन्ग एक्शन ले और आपके डैमेज को लिमिट कर पाए। नंबर थर्ड इज ऑर्गेनाइजेशनल मिसडीड्स। ऑर्गेनाइजेशन के गलत स्टेप्स, ऑर्गेनाइजेशन की गलत डिसीजंस, ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। मैम हाउ? बाहर के लोग आपकी ज़िंदगी में कितना क्राइसिस क्रिएट करते हैं, दैट्स अ सेपरेट थिंग, लेकिन अगर आपका खुद का ही बिहेवियर ठीक नहीं है तो आपकी ज़िंदगी तो मतलब फिर गड़बड़ है। सो ऑर्गेनाइजेशन को भी थोड़ा सोचना चाहिए, उनके खुद के गलत डिसीजंस जितने बड़े बड़े क्राइसिस ला सकते हैं उतने बाहर के लोग नहीं ला सकते। जैसे कि पेटीएम में क्या हुआ था, नॉन कंप्लायंस हुई तो पेटीएम ही बंद कर दिया उन्होंने, वो जो पेटीएम बैंक था। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। नॉन कंप्लायंस आपके खुद का फैसला था, यार छोड़ो क्यों कंप्लायंस करनी, एंड दे हैड टू पे फॉर दैट। सो वो रॉन्ग डिसीजंस, वो नॉन कंप्लायंस बहुत बड़ी चीज़ है। तो ऑर्गेनाइजेशन की मिसडीड्स को आपको देखना पड़ेगा। Manager who's looking after the crisis should know about all the decisions taken by the firm. ठीक है, उसे हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि organizations क्या फैसले ले रही है, right? They must ensure that organization works legally and ethically to correct टू अवॉइड एनी मिस हैपनिंग इन फ्यूचर। वही चीज़ मैंने बोली, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन को लीगली भी बिहेव करना है कि भाई कंप्लायंस बराबर से हो रहे हैं या नहीं, स्टैट्यूट्स बराबर से फॉलो हो रहे हैं या नहीं, एक्ट बराबर से फॉलो हो रहा है या नहीं। एंड सेकेंड एथिकली मतलब यू हैव टू टेक राइट डिसीजंस। कभी भी गलत चीज़ को सपोर्ट नहीं करना, राइट डिसीजन लेना है, एटलीस्ट कोशिश करनी है कि हम सही फैसला ले सके। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये ऑर्गेनाइजेशन की मिसडीड्स है। अगर ऑर्गेनाइजेशन ही गलत फैसले ले रहा है, अगर ऑर्गेनाइजेशन ही अनएथिकल चीज़ें कर रहा है, तो डेफिनेटली वी कांट एक्सपेक्ट इट टू वर्क फॉर अ लॉन्गर रन, क्योंकि वो पहले ही गलत चीज़ें कर रहा है, राइट। सो हमें उसे कैसे बचाना है, हमें उसे कैसे आगे लेके जाना है, व्हेन वी हैव टू सपोर्ट देम इन डिसीजंस। रॉन्ग डिसीजंस हमें नहीं देने, हमें राइट डिसीजंस देने हैं इन टर्म्स के लीगली सही होना चाहिए और एथिकली सही होना चाहिए, राइट। द नेक्स्ट वन इज कॉन्फ्रंटेशनल क्राइसिस। ये क्या चीज़ है मैम? कॉन्फ्रंटेशनल क्राइसिस होते हैं, दिस क्राइसिस हैपन्स व्हेन वन कॉर्पोरेशन हैज डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड डिफरेंट गवर्नमेंट्स, जो कि एमएनसीज में होता है। एमएनसी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, और डिपार्टमेंट से भी ज़्यादा प्रॉब्लम तब आती है सबकी डिफरेंट गवर्नमेंट है। तो जब डिफरेंट गवर्नमेंट्स या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं तो क्लैशेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। बिलीव्स के क्लैशेस, आप कैसे सोचते हो, आपकी आइडियोलॉजीज के क्लैशेस और आपकी रिक्वायरमेंट्स के क्लैशेस। हर कंट्री में वर्क कल्चर बहुत अलग होता है। एमएनसीज में ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती हैं, ठीक है। कोई किसी वर्क कल्चर के साथ चलता है, कोई किसी वर्क कल्चर के साथ चलता है। तो कॉन्फ्रंटेशनल क्राइसिस उसे कहते हैं। और स्पेशली जब बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे भी ये चीज़ें होती हैं। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के साथ आए हैं, और सिर्फ अलग अलग बैकग्राउंड ही नहीं, वो अलग अलग बिलीव्स, अलग अलग आइडियोलॉजीज और अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के साथ आए हैं। सो यू रियली नीड टू वर्क ऑन एवरीथिंग दैट इज गोइंग ऑन, ठीक है। वो आपको सब देखना पड़ेगा, राइट। सो इन केस ऑफ अ कंपनी दे नीड टू टेक इम्पार्शियल डिसीजन, जैसे ब्लॉकेज हो जाना, सिट-इन्स हो जाना, बॉयकॉट्स हो जाना, वर्कर्स बैठ जाते हैं ना बाहर, बॉयकॉट कर देते हैं, या हम उसको स्ट्राइक कहते हैं, स्ट्राइक कर देते हैं, सिट-इन्स हो जाना, ये सब चीज़ें बहुत डेंजरस है ऑर्गेनाइजेशन के। दिस इज ऑल्सो अ क्राइसिस। सोचो कि ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर कोई गुड्स बन रहे हैं। अब आपने अगर कॉस्ट में पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जब हम कॉस्ट निकालते हैं, लेबर कॉस्ट निकालते हैं, तो हम उसमें आइडल टाइम निकालते हैं उसका, ठीक है। तो वो आइडल टाइम निकाल के हम लेबर कॉस्ट निकालते हैं, तो हमारे एक एक मिनट का, एक एक सेकेंड का पैसा है भाई। ऑर्गेनाइजेशंस डोंट वर्क लाइक दैट कि हाँ भाई ठीक है जो हो रहा है हो रहा है, एक दिन भी काम नहीं हुआ देयर बी लॉस, उनकी कैलकुलेशन है, रॉ मटेरियल आया हुआ है, उनके मशीन्स चलनी चाहिए, मशीन का कॉस्ट पड़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत बड़े बड़े क्राइसिस होते हैं। जैसे पुरानी मूवीज में दिखाते थे ना, वर्कर्स बाहर बैठ जाते थे और फिर उनको मनाते, बिकॉज द लॉस इज गोइंग ऑन। और इतना आसान नहीं है कि वर्कर कम्युनिटी सारी बाहर बैठ जाएगी तो नया वर्कर भी नहीं आएगा। तो कॉन्फ्रंटेशनल क्राइसिस के लिए हमेशा इम्पार्शियल डिसीजंस लेने की ज़रूरत है, राइट। एंड द लास्ट वन इज र्यूमर्स।
आज के टाइम में र्यूमर्स इतनी जल्दी फैलते हैं थैंक्स टू सोशल मीडिया, तो कंपटीशन से आपको फॉल्स एक्यूजेशन से बचना बहुत ज़रूरी है। कोई भी ऐसा फॉल्स एक्यूजेशन अगर ऑपोजिशन आप पे लगा देती है, आपको उससे डील करना बहुत ज़रूरी है, आपको उससे बचना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट डैमेजेस कंपनीज रेप्यूटेशन। कंपनी की रेप्यूटेशन को ये बिल्कुल बर्बाद कर देता है। इट कैन कॉज लॉसेस। इन दिस केस इट शुड क्विकली कंपाइल द अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेट्स एंड अदर सपोर्टिंग एविडेंस to demonstrate to the public how untrue the rumors are. अगर ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ र्यूमर्स उठ रहे हैं और वो चुपचाप बैठे हैं, देन दे आर जस्ट सेइंग येस टू इट, ओके। क्योंकि अगर कोई भी ऐसी चीज़ हो रही है, देन दे शुड डेफिनेटली यू नो स्टेप अहेड एंड जस्ट पुट आउट द एविडेंसेस दैट एवरीथिंग इज फॉल्स एंड दे आर जस्ट द फॉल्स एक्यूजेशंस। क्योंकि आज हम ऐसे दुनिया में रहते हैं जहाँ हम ये कहते हैं कि चुप होंगे तो सच ही होगा, है ना, कुछ नहीं बोल रहे हैं तो सच ही बोला होगा उन्होंने। अजीब चीज़ है, बट आई नो इट हैज़ यू नो सम बेस टू इट। तो ये 5 टाइप्स के क्राइसिस हैं जिनको आपने देखना है। नंबर 1, नेचुरल डिजास्टर्स, एक्ट ऑफ गॉड जिसे हम कहते हैं। टेक्नोलॉजिकल क्राइसिस, अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजी में क्राइसिस आना। ऑर्गेनाइजेशनल मिसडीड्स, कॉन्फ्रंटेशनल क्राइसिस एंड र्यूमर्स, राइट। ये 5 चीज़ें जो हैं ये क्राइसिस की तरह आते हैं। दिस इज ऑल अबाउट क्राइसिस, राइट। सो क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान बना लें, स्टेप्स देख लें, प्रोसेसेस देख लें या गाइडलाइंस देख लें कि फिर हम इसे मैनेज कैसे कर सकते हैं, राइट। स्टेप्स, प्रोसेसेस, मैनेजमेंट, किस तरीके से हम इसे बिल्कुल बेस्ट मैनेज कर सकते हैं, वो चीज़ देखने की सबसे ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत है। तो कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि नंबर 1, आइडेंटिफाई एन इंडिविजुअल। सबसे पहले एक इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करो, ठीक है। वो इंडिविजुअल कौन होना चाहिए? जो मैनेजर हो सकता है या फर्म्स क्या करती हैं, दे एम्प्लॉय प्रोफेशनल क्राइसिस मैनेजर। तो आज के टाइम में रिस्क को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। रिस्क में हम किस तरीके से चीज़ें कर रहे हैं वो करना ज़रूरी है। हमें चीज़ों को मतलब वी हैव टू मेक समबडी अकाउंटेबल। आई ऑलवेज से दैट आज के टाइम में सब किसी ना किसी को अकाउंटेबल आपको बनाना पड़ेगा। तो जैसे रिस्क मैनेजमेंट की हम बात करते हैं तो वहाँ पे चीफ रिस्क ऑफिसर आजकल होने लग गया, वैसे क्राइसिस में प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर्स फर्म्स रखने लग गई, या सिंपली आप मैनेजर भी रख सकते हो, राइट। इनिशिएट फ्रीक्वेंट ट्रेनिंग, रिफ्रेशर कोर्सेज, ड्रिल्स एंड प्रैक्टिस ऑपरेशंस। एक तो इंडिविजुअल को असाइन करो, दूसरी चीज़ टाइम टू टाइम ट्रेनिंग्स कराओ लोगों की, यू नो रिफ्रेशर कोर्सेज कराओ, ड्रिल्स कराओ एंड प्रैक्टिस ऑपरेशंस कराओ। कीप स्टेक होल्डर्स ऑन एमरजेंसी रिस्पॉन्सेज टू क्राइसिस। जो स्टेक होल्डर्स है जिनका इंटरेस्ट है उनसे यू नो इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज उन्हें सिखाओ, यू नो कि कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई क्राइसिस हो जाए तो कैसे रिएक्ट करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो ये चीज़ें करवाते हैं, जो ये चीज़ें सिखाते हैं। आग लग जाए तो क्या करना है, दिस इज़ बेसिक थिंग, आपको पता होना चाहिए, आपको सिखाना चाहिए। आपके ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से क्या हो जाएगा, कुछ ट्रेनिंग्स अगर आप करवा भी दोगे, what will be the cost of it, right? तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। नंबर 3, एक क्राइसिस टीम बनाओ, ठीक है, जिसको असिस्ट करेगा, असिस्टेड बाय द क्राइसिस मैनेजर। ये टीम को फ्रंट लाइन में रखो और स्टेक होल्डर्स को बताओ, ठीक है, कि आपने इनके पास आना है, आपने यहाँ आना है, ताकि आप फर्दर डैमेज से बच सको। प्लानिंग रिस्पॉन्सेज एंड क्राइसिस मैनेजमेंट प्रोसेसेस हाईली रिकमेंडेड। देखो, उन्हें बताओ कि अच्छा अगर ऐसा हो जाए तो इसे कॉल करना है, अगर ऐसा हो जाए तो फायर अलार्म, फायर आ जाए तो आपने यहाँ पे इकट्ठा होना है। रिस्पॉन्सेज प्लान करना बहुत ज़रूरी है। क्राइसिस मैनेजमेंट में जितना ये ज़रूरी है कि हम क्राइसिस को लिमिट करें, दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी थी, बिजनेस को रिकवर कराना बहुत ज़रूरी है। बिजनेस को वी कांट लेट इट बी लाइक दैट, वी हैव टू रिकवर इट, राइट। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। एंड सिस्टम टू इफेक्टिवली मॉनिटर और डिटेक्ट foreseeable crisis signal at an early stage to control it। और इफेक्टिवली सिस्टम को मॉनिटर करना या डिटेक्ट करना, अगर कुछ भी क्राइसिस सिग्नल आ रहा है तो फटाफट उसे अर्ली स्टेज पे ही डिटेक्ट कर लो। एक लिस्ट दो की पर्सन्स की, लिस्ट ऑफ की पर्सन्स जिन्हें कांटेक्ट करना है जब क्राइसिस हो जाए। आइडेंटिफाई द ग्राउंड पर्सन, यानी कि इमीडिएटली किसके पास जाना है। ये तो बाद के लोग आ गए ना, इमीडिएटली वो एक क्राइसिस मैनेजर हो सकता है, कोऑर्डिनेटिंग पर्सन हो सकता है, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग पर्सन होता है एम्प्लॉइज के बीच का ही पर्सन जिसके पास फर्स्ट हैंड न्यूज़ होती है, राइट। ट्रस्ट वर्दी पर्सन हो सकता है, मतलब इट कुड बी एनीबडी। आपको वो ग्राउंड आइडेंटिफाई करना है जिसको इन्फॉर्म करना है, राइट। आइडेंटिफाई अ सेंट्रल पॉइंट वेयर एम्प्लॉइज कैन असेंबल एंड एग्जिट पॉइंट्स लाइक इमरजेंसी एग्जिट डोर्स, इमरजेंसी सेंट्रल गैदरिंग प्लेस। ये सारी चीज़ें देखनी ज़रूरी है।
एक सेंट्रल पॉइंट जहां एम्प्लॉयज असेंबल हो पाए, एंड एग्जिट पॉइंट्स जैसे कि इमरजेंसी एग्जिट डोर्स होती हैं, इमरजेंसी सेंट्रल गैदरिंग प्लेस होती है, ये चीज़ें। रेगुलर टेस्टिंग ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट प्रोसेस एंड इमरजेंसी इक्विपमेंट, एंड प्लीज फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हैं लेकिन चलते नहीं है, इट विल नेवर बी गुड, राइट? क्या फ़ायदा उसका? तो उनकी चेकिंग आपको बार बार करते रहना पड़ेगा, राइट? सो क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान हमें क्या सिखाता है? नंबर 1, आपने इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करना है, वो मैनेजर हो सकता है, वो फर्म हो सकता है, फ्रीक्वेंट ट्रेनिंग्स कराओ सारे एम्प्लॉयज़ की, क्राइसिस मैनेजर रखो किसी को, ठीक है? उसके बाद प्लानिंग रिस्पॉन्सेज कैसे करनी है, इफेक्टिवली मॉनिटर और डिटेक्ट क्राइसिस सिग्नल, की पर्सन्स चेक करो कौन कौन है, सॉरी, इमीडिएटली ग्राउंड पर्सन को इन्फॉर्म करो। सेंट्रल पॉइंट क्या होना चाहिए? टू असेंबल एंड एग्जिट पॉइंट्स। रेगुलर टेस्टिंग्स कराओ सारे, रेगुलर टेस्टिंग कराओ, अगर इक्विपमेंट्स लगाए हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स लगाए हैं, तो भाई वो चलने भी चाहिए, राइट? तो ये सारी चीज़ें करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है? इसके बाद अगर हम ESG रिस्क असेसमेंट की बात करते हैं, ठीक है? ESG रिस्क असेसमेंट में 3 तरीके के मेजर रिस्क आते हैं। ESG एनवायरमेंटल, सोशल, गवर्नेंस। ESG एनवायरमेंटल में ज़्यादातर ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, पोल्यूशन, वाटर वेस्टेज एंड वेस्ट, इन सारी चीज़ों पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है? एनवायरमेंटल रिस्क क्योंकि वो एनवायरमेंट से रिलेटेड है, तो ज़्यादातर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हो जाते हैं, डिफॉरेस्टेशन हो गया, पोल्यूशन हो गया, वाटर यूजेज हो गया, वेस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, राइट? सोशल में लोगों के साथ हम कनेक्ट करते हैं। लोगों में सबसे पहले कस्टमर रिलेशंस आ गए कि हमारे कस्टमर के साथ कैसे रिलेशंस है, क्या हम ह्यूमन राइट्स, क्योंकि ह्यूमन राइट्स सिर्फ नेशनल नहीं है, इंटरनेशनल भी है, तो क्या हम ह्यूमन राइट्स को फॉलो करते हैं? लेबर राइट्स, जो वर्कर्स हैं हमारे, उनके राइट्स को हम फॉलो करते हैं? एम्प्लॉय के साथ हमारा कैसा रिलेशन है? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, क्या जहाँ पे लोग काम करते हैं वहाँ उनकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है? चाहे वो उनकी फिजिकल सेफ्टी है, चाहे वो उनकी मेंटल सेफ्टी है, चाहे वो उनका हेल्थ है, क्या आप उस पर फोकस करते हो? सप्लाई चेन, सप्लाई चेन्स होती है रॉ मटेरियल से लेकर के फिनिश गुड्स तक, सब चीज़ों का ध्यान रखना कि आप उस पर वर्क करते हो। डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी लेके आओ, अलग अलग लोग लेके आओ, अलग अलग दे शुड बी पीपल अराउंड यू, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। एंड इंक्लूजन, यू हैव टू इंक्लूड एवरीबडी, ठीक है? आपने सिर्फ ये नहीं कहना हमने सिर्फ इसी सोसाइटी को देखना है या सोसाइटी के इसी कम्युनिटी को देखना है। एंड सोशल रिस्क आर एक्चुअली वेरी डेंजरस। हमें लगता है ना क्या ही डेंजर होगा, बट दे आर एक्चुअली वेरी डेंजरस बिकॉज दे इन्वॉल्व एम्प्लॉई, दे इन्वॉल्व कस्टमर्स, ये सारे वो लोग हैं जिससे एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशंस चलती हैं। ऑर्गेनाइजेशंस कैन नॉट वर्क विदाउट सोसाइटी, ओके? एंड देन वी टॉक अबाउट द आउटर सोसाइटी, लोग कैसे परसीव कर रहे हैं आपके ब्रांड को, मतलब हाउ आर दे फीलिंग अबाउट योर ब्रांड, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशंस को, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है टाटा। Tata people, or Tata has always, or Ratan Tata sir himself, he has always prioritized society, people working with him, or people outside the society. That is why he's he was a great man and he's a great name right now as well, brand right now as well. यही रीज़न होता है। तो सोशल रिस्क को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना। लास्ट इज गवर्नेंस। गवर्नेंस होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशंस कितना ट्रांसपेरेंसी से काम करती हैं, कितना डिस्क्लोजर करती हैं, कितनी रिपोर्टिंग करती हैं। सक्सेशन प्लानिंग, आपको पता ही नहीं आगे किसको रखना है, यू कांट लीव द पोजिशन फॉर लाइक 1 day ऑल्सो। कौन चलाएगा उस पोजीशन को? सक्सेशन प्लानिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, बोर्ड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ही नहीं है, करप्शन हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, डाटा हाइजीन में प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी, दीज ऑल थिंग्स कम जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नेंस नहीं है। एंड दिस इज़ ऑल्सो बिगर प्रॉब्लम। आप सक्सेशन प्लानिंग बराबर से नहीं कर पा रहे हो, आप बोर्ड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस नहीं कर पा रहे हो, आप करप्शन नहीं कर पा रहे हो, आप फ्रॉड या डाटा हाइजीन कर रहे हो, या सिक्योरिटी में प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें ESG में आती हैं, राइट? ये सारी की सारी चीज़ें ESG में आती हैं। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? हम क्यों ESG असेसमेंट करें? हम क्यों देखें एनवायरमेंटल रिस्क क्या है? क्योंकि इससे सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगी। जब हमें पता है कि हमें एनवायरनमेंट से क्या रिस्क आ सकते हैं, सोशल क्या रिस्क आ सकते हैं, गवर्नेंस क्या रिस्क, ये सारे रिस्क के बारे में जब हमें ऑलरेडी पता है, वी आर ऑलरेडी प्री प्रिपेयर्ड, तो हम सस्टेनेबिलिटी यानी कि ड्यूरेबिलिटी बढ़ाते हैं। इफेक्टिवली यूटिलाइज देयर रिसोर्स, जब हमें पता है कि हमें कैसे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है कि वेस्टेज ना हो, राइट? टैकल द राइजिंग ऑपरेशनल कॉस्ट, राइट? मेक सेफ इन्वेस्टमेंट्स, इंप्रूव एम्प्लॉय रिटेंशन एंड अडहेयर टू रेगुलेशंस। हर चीज़, चाहे वो एनवायरमेंटल रिस्क है, चाहे वो सोशल रिस्क है, चाहे वो गवर्नेंस रिस्क है, अगर हम यही तो 3 मेजर चीज़ें जिनके अराउंड हमारा सारा काम जो है घूमता है, आपकी सोसाइटी हो गई,
आपके एनवायरनमेंट हो गया और आपका गवर्नेंस हो गया। अगर आपने इन तीनों चीज़ों का ध्यान रख लिया तो ड्यूरेबिलिटी या सस्टेनेबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा अच्छे से काम करेगी, ज़्यादा देर सर्वाइव करेगी, राइट। इम्प्रूव्ड रेगुलेटरी कंप्लायंस, रेगुलेटरी कंप्लायंस को इम्प्रूव करना, स्टेक होल्डर डिमांड्स फॉर अकाउंटेबिलिटी, मिनिमाइजिंग द रिसोर्स बर्डन, लीगल इंटरवेंशन, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके बाद मतलब अपने आप हो जाएंगे ना जब आपने कंप्लायंसेस देख लिया। जब आपने कंप्लायंसेस देख लिया, स्टेक होल्डर्स में कौन आते हैं, आपके शेयर होल्डर्स आ गए, आपके क्रेडिटर्स आ गए, उनको अकाउंटेबिलिटी चाहिए भाई, उनको जवाबदारी चाहिए, वो जवाबदारी आप उन्हें प्रोवाइड करोगे। रिसोर्स बर्डन कम करना, लीगल इंटरवेंशन कम करना, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, नंबर 1। नंबर 2, नंबर 3, इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल, इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल को बढ़ाना, सोशली अवेयर इन्वेस्टर्स को बढ़ाना, बेटर एंड अट्रैक्टिंग इन्वेस्टर्स, राइट। जब आपका इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल अच्छा हो जाएगा, राइट, तो उससे क्योंकि आप हर रिस्क को मैनेज कर रहे हो, आप हर रिस्क को प्लान करके चल रहे हो, तो कोई डेंजर नहीं है। देखो कोई भी इन्वेस्टर ऐसी डेंजरस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगा जो थोड़ी सी प्रॉब्लम से गिर जाए, बिखर जाए, वी विल नॉट इन्वेस्ट। तो उनका क्या होगा, उनका पोटेंशियल बढ़ जाएगा, बिकॉज नाउ इन्वेस्टर्स आर नॉट फूल्स, दे आर सोशली अवेयर, आपसे ज़्यादा उनको पता होता है क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कैसे चल रही है। सो बिकॉज दे आर अवेयर यू हैव टू टेक केयर ऑफ द रिस्क, राइट, एंड बेटर एंड अट्रैक्टिंग इन्वेस्टर्स एज वेल। बेटर एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, सोशल रिस्क को जब आप देखोगे, जब आप एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखोगे, दे वुड, प्रोडक्टिविटी वर्ड आई ऑलवेज से इज लिंक टू टीम वर्क एंड एफिशिएंसी। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ रही है और आप मिलके काम कर रहे हो। जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, मोटिवेशन बढ़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन से और एम्प्लॉय छोड़ के नहीं जाएगा, रिटेंशन बढ़ेगी, ठीक है। हेल्थ, सेफ्टी, वर्क शेड्यूल्स पे काम करना। नो बडी, ट्रस्ट मी, इन टुडेज वर्ल्ड पीपल आर सो हार्ड ऑन द पीपल, और दे आर सो हार्ड विद देयर थिंकिंग्स व्हेन दे से कि भाई जहाँ मेरी मेंटल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो रही है मुझे नहीं काम करना, राइट। उसके पीछे रीज़न क्या है, बिकॉज टुडे पीपल हैव अंडरस्टूड दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सो वो ऐसे प्रोफेशंस चूज़ करते हैं। इसीलिए आज के टाइम में पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा लोग स्किल्स की तरफ भागते हैं, पैशंस की तरफ भागते हैं, बिकॉज दे लव डूइंग दैट वर्क, सो हेल्थ एंड सेफ्टी, वर्क शेड्यूल्स अगर आप रखोगे तो लोग आपके साथ ज़्यादा जुड़े रहेंगे और बेटर परफॉर्मेंस होगा। ये तो सीधी सी बात है। जब आप उनका ध्यान रखोगे तो बेटर परफॉर्मेंस होगा। अदरवाइज आजकल वही हिसाब है टिट फॉर टैट का, नहीं ध्यान रखोगे तो छोड़ के चले जाएंगे, अदरवाइज बुरा काम करेंगे। लास्ट, ग्रेटर प्रॉफिटेबिलिटी। जिस दिन आपने रिस्क को मैनेज कर लिया, आप रिस्क के लिए रेडी हो गए, ऑटोमेटिकली आपने प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा ली। क्योंकि अब जितना भी मना करें, रिस्क में पैसा तो जाएगा ही जाएगा। आप रिस्क को मैनेज कर रहे हो, आप पैसा अपना लगा रहे हो बचने के लिए। ऑटोमेटिकली जब आप प्री प्लान्ड हो तो आप प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाते हो और आप कस्टमर्स को भी अट्रैक्ट करते हो, राइट। इज इट क्लियर? सो दिस इज द सिग्निफिकेंस कि व्हाई वी डू ESG रिस्क असेसमेंट। सस्टेनेबिलिटी बढ़ती है, रेगुलेटरी कंप्लायंस बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल बढ़ता है, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी बढ़ता है एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज होती है, राइट। सो ESG रिस्क मैनेजमेंट में करना कैसे, आपने सबसे पहले रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, क्वांटिफाई करना है, फिर मैनेज करना है फॉर बेटर ऑर्गेनाइजेशनल सस्टेनेबिलिटी। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, फिर क्वांटिफाई करना है और फिर उसे मैनेज करना है। IQM आइडेंटिफाई करना है, क्वांटिफाई करना है एंड उसे मैनेज करना है। ESG रिस्क्स आर रिपोर्टेड, ऑफ कोर्स उन्हें रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। स्कोर या रेटिंग आप देखो, लो रिस्क रेटिंग होगी मतलब इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट एंड हाई रिस्क स्कोर होगा मतलब इनकंसिस्टेंसीज इन रिस्क मैनेजमेंट। तो अब ESG के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो आजकल इसके रिस्क जो हैं वो रिपोर्ट किए जाते हैं, चेक किए जाते हैं, रेट किए जाते हैं रादर। तो रेटिंग रिस्क की रेटिंग अगर लो है दैट मीन्स एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, रिस्क की रेटिंग लो है। अगेन आई एम रिपीटिंग, रिस्क की रेटिंग अगर लो है मतलब कि रिस्क कम अट्रैक्ट हो रहा है, रिस्क कम है तो एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, और अगर रिस्क की रेटिंग हाई है तो फिर जान लो कि इनकन्सिस्टेंसी ज़्यादा होगी और एक ना एक दिन ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम में फंसेगी ही फंसेगी, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लास नंबर 7। क्राइसिस मैनेजमेंट और ESG के बारे में हमने पढ़ा, दोनों ही टॉपिक्स बहुत ही रेलेवेंट है। हाँ, नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे, ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप यू लाइक द वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक करना, उस दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करना जिसे इस चैप्टर में प्रॉब्लम है एंड दे वांट टू स्कोर गुड आउट ऑफ दीज 20 मार्क्स। और प्लेलिस्ट आपको मैंने शुरू में ही बता दिया था, ESG रिविजन सीरीज। आई विल सी यू डे आफ्टर टुमारो विद लेक्चर नंबर 8। आई होप दैट यू एंजॉइंग द सेशन।
Please feel free to check the content I create and subscribe to my channel, and keep studying and stay blessed. I'll see you very very soon in another video. Till then, stay blessed, stay happy, just keep up with the good work, and all the best for exams. Bye bye.